शिहाबुद्दीन गौरी और गियासुद्दीन गौरी नाम के दो भाई अफगान शासक थे जो युद्ध प्रेमी थे, जिनका काम अन्य देशों की अलौकिक संपदा लूटना, सुंदर स्त्रियों के साथ समागम और मुस्लिम धर्म का प्रसार करना था, जिन्हें भारत की अतुल्य संपदा का पता चला। गियासुद्दीन गौरी ने छोटे भाई शिहाबुद्दीन गौरी को आदेश दिया कि जाओ भारत पर आक्रमण करो, भारत की सुंदर स्त्रियां लूट कर लाओ, भारत के मंदिर खंडित कर दो। शिहाबुद्दीन गौरी उर्फ मोहम्मद गौरी इसलिए आक्रमण करने के लिए निकल पड़े। प्रारंभ में भारत के अनेक छोटे मोटे राज्यों को जीतने में सफलता हासिल की। अब उसने पृथ्वीराज चौहान के राज्य पर चढ़ाई किया। 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी का सामना एक बार फिर पृथ्वीराज चौहान से हुआ, लेकिन उसे हार का सामना करना पड़ा। पृथ्वीराज चौहान ने उसे दया की भीख मांगने पर छोड़ दिया। मोहम्मद गौरी फिर से अफगान चला गया, लेकिन अंदर बदला लेने की ज्वाला भड़क रही थी। भाई गियासुद्दीन गौरी से परामर्श के बाद एक बार फिर विशाल सेना के साथ युद्ध स्थल की ओर बढ़ा। इस बार वह पूरी तैयारी के साथ आया हुआ था। ऐसे में उसे राजा जयचंद की सहायता मिली। पड़ोसी राज्य के कार्यक्रम में पृथ्वीराज चौहान और राजा जयचंद की पुत्री संयोगिता आए हुए थे। संयोगिता की सहेलियों ने बताया कि यह वीर सम्राट पृथ्वीराज चौहान है, जिन्होंने अपनी तलवार से आक्रांत मचाया हुआ है। संयोगिता पृथ्वीराज चौहान को देखकर मंत्र मुक्त हो गई। पृथ्वीराज चौहान की नज़र जब संयोगिता पर पड़ी तो वह भी उस पर मंत्र मुग्ध हो गए। उन दोनों के बीच पारस्परिक प्रेम संबंध स्थापित हो गए और राज्य वापस लौटने पर संयोगिता ने पिता जयचंद से विवाह की इच्छा व्यक्त की, लेकिन राजा जयचंद इस विवाह प्रस्ताव को अपना अपमान समझते थे, क्योंकि पुत्री का विवाह करने के बाद उन्हें पृथ्वीराज चौहान के सामने हमेशा झुकना पड़ता। इसलिए उन्होंने इस विवाह को नामंजूर कर दिया और संयोगिता के विवाह के लिए भव्य आयोजन करवाया और देश विदेश के राजाओं को विवाह के लिए आमंत्रित किया। दरबार के बाहर द्वारपाल के स्थान पर उन्होंने पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति लगवाई ताकि पृथ्वीराज चौहान को अपमानित किया जा सके। संयोगिता ने अपनी सखी से कहा कि सखी, इस खबर को पृथ्वीराज चौहान के पास पहुंचा दो, क्योंकि मैंने उन्हें अपना पति स्वीकार कर लिया है। संयोगिता जब वरमाला लेकर दरबार में उपस्थित हुई तो उसने पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति देखी, जो दरबार के बाहर एक द्वारपाल की जगह रखी हुई थी, जिसे रखने का उद्देश्य पृथ्वीराज चौहान को अपमानित करना था। संयोगिता ने सभी गणमान्य राजाओं को छोड़कर पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति पर वरमाला डाल दी। पृथ्वीराज चौहान को इसकी सूचना मिली तो वह अपने साथ हजारों सैनिकों को लेकर राजा जयचंद के दरबार में पहुंच गए और संयोगिता को अपने साथ लेकर राज्य वापस लौट गए। राजा जयचंद भरे दरबार में अपने इस अपमान को सह न सके और उन्होंने मोहम्मद गौरी की सहायता का आश्वासन दिया। मोहम्मद गौरी, जिसने जीत की उम्मीद छोड़ दी थी, राजा जयचंद द्वारा पृथ्वीराज चौहान के सारे गुप्त राज जानने के बाद उसने फिर से एक बार पानीपत के लिए आगे बढ़ा। मोहम्मद गौरी ने इस बार घुड़सवार की संख्या बढ़ा दी थी। इस युद्ध में उसने पृथ्वीराज चौहान को करारी टक्कर दी। राजा जयचंद ने अपने सैनिक पृथ्वीराज चौहान की सेना में मिला दिए थे, जो पृथ्वीराज चौहान के सैनिकों को मार रहे थे, जिसमें सेना में भगदड़ मच गई और अन्य राजाओं को मना किया कि वे पृथ्वीराज चौहान का साथ नहीं दे। पृथ्वीराज चौहान जो एक घोड़े से भागने की कोशिश कर रहे थे, पर वे पकड़े गए। मोहम्मद गौरी उन्हें पकड़कर गजनी ले गया, साथ में अन्य सरदारों और चंदरबाई को भी अपने साथ ले गया। संयोगिता और अन्य सुंदर दासियों को पकड़ने के लिए सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रभारी पद सौंपा गया। सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक अजमेर पहुंच गया, लेकिन वहां पृथ्वीराज चौहान का किला इतना मजबूत बनाया गया था कि एक और नदी थी और एक और खाई थी और सामने थी किले की मजबूत दीवारें, जिसे तोड़ना मुश्किल था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने काफ़ी प्रलोभन दिया कि किले का द्वार खोल दिया जाए, लेकिन राजमहल की स्त्रियों ने एक न सुनी। अंत में कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्णय लिया कि किले के बगल वाली खाई को अजमेर के नागरिकों को मारकर उनकी लाशों से पाट दिया जाए और उन लाशों में हाथियों को चढ़ाया जाए और फिर किले की दीवारों को तोड़ा जाए। कुतुबुद्दीन ऐबक के इस आचरण से राजमहल की महिलाएं व्याकुल हो उठी और उन्होंने अपनी इज्जत को बचाने के लिए जौहर की तैयारी शुरू कर दी। कुतुबुद्दीन ऐबक, जो संयोगिता के सौंदर्य का स्वाद चखना चाहता था, आग की लपेट को देखकर वह व्याकुल हो उठा और उसने संयोगिता के भाई धीरचंद को पकड़ के किले की दीवार के सामने खड़ा कर दिया।
ताकि संयुक्ता को अपने भाई पर तरस आ जाए और किले के द्वार खोलने के लिए आदेश दे दे। लेकिन हाथियों के पैरों से कुचले जाने के बाद संयुक्ता के भाई धीरचंद्र की मौत हो गई। काफ़ी मशक्क़त के बाद किले की दीवारें जाकर टूटी तो अंदर जाकर देखा तो वहाँ चारों तरफ आग की लपेटें जल रही थी। महल में एक भी स्त्री का नामो निशान नहीं था, सभी जौहर कर गई थी। उधर गजनी में पृथ्वीराज चौहान संयुक्ता की मौत की खबर सुनने के बाद आक्रोशित हो उठे। आंखें नीची न करने के कारण मोहम्मद गौरी गुस्सा हो गया। उसने हुक्म दिया कि इस काफिर की दोनों आंखें गर्म सलाखों से फोड़ दिया जाए। इस प्रकार पृथ्वीराज चौहान अंधे हो गए। उन्हें चंद्रबाई के साथ जेल में ठूस दिया गया। पृथ्वीराज चौहान जेल के अंदर ही शब्दभेदी बाण का अभ्यास किया करते थे। जेल के कर्मचारी ने यह सूचना मोहम्मद गौरी के भाई को जाकर बताई। उस समय मोहम्मद गौरी ईरान आक्रमण के लिए गया था। गियासुद्दीन गौरी उनकी इस कुशलता को अपनी आंखों से देखना चाहता था, इसलिए उसने पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबाई को दरबार में बुलाया। गियासुद्दीन गौरी ने आदेश दिया कि चंद्रबाई के शब्द को सुनकर पृथ्वीराज चौहान चंद्रवर्ध राय के सीने पर अपने शब्दभेदी बाण की कार्यकुशलता का परिचय दे। चंद्रबाई ने मौत नज़दीक आते देख यह भाप लिया था कि अब ना तो मैं बचूंगा ना पृथ्वीराज चौहान, इसलिए उन्होंने एक दोहा बोला, 4 बांस 24 गज उंगल अश प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चुके चौहान। चंद्रबाई के इस दोहे को सुनकर पृथ्वीराज चौहान ने तीर चला दिया और यह तीर जाकर सीधे गियासुद्दीन गौरी के सीने पर जा लगा और उसे मरते देर न लगी। इसके पश्चात पृथ्वीराज चौहान और राजकवि चंद्रबाई ने एक दूसरे को छुरी मारकर प्राणों का बलिदान दे दिया। पृथ्वीराज चौहान को सबक सिखाने के लिए गियासुद्दीन गौरी और पृथ्वीराज चौहान की कब्र एक साथ बनाई गई। जब भी मुस्लिम श्रद्धालु गियासुद्दीन गौरी की कब्र पर जाते हैं तो पहले वह पृथ्वीराज चौहान की बाहर बनी कब्र को जूते से मारते हैं। जूते वहां पहले से रख दिए गए हैं। वे अल्लाह से प्रार्थना करते हैं कि इस काफिर व्यक्ति ने हमारे सुल्तान के साथ विश्वासघात किया और धोखे से उन्हें मौत के घाट उतार दिया। फिर अंदर जाकर गियासुद्दीन गौरी की कब्र पर फूल चढ़ाते हैं।